फाइन। तो देखो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग पावर सेक्टर्स यानी कि एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जानने वाले हैं। दो मॉड्यूल में डेडिकेटेड है, एक मॉड्यूल ये रहेगा, एक मॉड्यूल फिर नेक्स्ट डे या फिर उससे नेक्स्ट डे लाएंगे। अब यहाँ पे समझो कि हमारे कंट्री में प्रॉब्लम क्या है एनर्जी सेक्टर को लेके। ज़्यादातर कंट्री देखोगे, बाहर का जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे जो एनर्जी सेक्टर है वो एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री संभालता है। वहाँ हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत सारे रेगुलेटर है और बहुत सारे मिनिस्ट्री है। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन है जिसकी वजह से उतना अच्छा गवर्नेंस पावर नहीं है एनर्जी सेक्टर का। यदि एक मिनिस्ट्री के अंदर रहता पूरी तरीके से एनर्जी सेक्टर तो बेटर हो सकता था। जैसे फिगर में ही देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक डिपार्टमेंट हो गया, एक मिनिस्ट्री हो गया। उसके बाद देखो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। उसके बाद देखो मिनिस्ट्री ऑफ कोल भी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी है और तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी है। तो देख रहे हो ना, 5 तरह का अलग अलग मिनिस्ट्री एंड या फिर डिपार्टमेंट है। और उतना नहीं, अलग से तुम्हारा रेगुलेटरी भी है, बहुत सारा रेगुलेटर भी है। तो भारत में ये भी एक तरह से समस्या है कि पावर सेक्टर एनर्जी सेक्टर के लिए आप इतना तरह का अलग अलग तरह का आप डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री दिए हो। यदि एक ये डेडिकेटेड मिनिस्ट्री होता तो अच्छे से काम हो सकता था, समझे। क्योंकि हमारे कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है ही है कि सब मिनिस्टर साइलोस में काम करने का प्रयास करता है, इंडिपेंडेंट काम करने का प्रयास करता है। सब यदि साथ में काम करेगा तभी किसी भी सेक्टर का उत्थान हो सकता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखा गया है कि 5 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज अलॉन्ग विथ सेवरल रेगुलेटर्स गवर्न इंडियाज एनर्जी सेक्टर। समझ गए ना, होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। इसलिए अलग अलग सेपरेट मिनिस्ट्री है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, जस्ट लाइक योर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कोल, रिन्यूएबल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए वही DAE है, समझ गए। वी हैव ऑल्सो ए मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी है तुम्हारा, साथ साथ स्टेट लेवल पे अपना डिस्कॉम भी है। हाँ, डिस्कॉम मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जहाँ जो प्रोवाइड करती है हमें इलेक्ट्रिसिटी। और जानते हो डिस्कॉम बहुत घाटा में चल रहा है, उसके लिए उदय प्रोग्राम आया था 2015 में लॉन्च किया गया था, वो मैसिव फेलियर है, समझ गए। तो ये सभी चीज़ है, अलग अलग तुम्हारा जो रेगुलेटर है, अलग अलग मिनिस्टर, अलग अलग डिपार्टमेंट जो इन्वॉल्व है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है रेगुलेटर का, तो रेगुलेटर ही देख लो तुम लोग खुद, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। ये तुम्हारा एक मिनिस्ट्री है, उसमें 2 रेगुलेटर हैं, एक अप स्ट्रीम एक्टिविटी के लिए, एक तुम्हारा डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ के लिए। अप स्ट्रीम एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अप स्ट्रीम का मतलब होता है एक्सप्लोरेशन के लिए, माइनिंग के लिए, दैट्स कॉल्ड अप स्ट्रीम एक्टिविटीज़। डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? रिफाइनिंग करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, दैट इज़ योर डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़, समझ गए ना। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सेक्टर का 2 अलग रेगुलेटर है, एक अप स्ट्रीम एक्टिविटीज़ के लिए, उस रेगुलेटर का नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा तुम्हारा जो डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ को देखने के लिए है, वो क्या है तुम्हारा? पेट्रोलियम, वो तुम्हारा है डायरेक्टर जनरल ऑफ, ये हो गया। दूसरा क्या है? नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है। तो फिर तो एक तुम्हारा अप स्ट्रीम एक्टिविटीज़ के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, और डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ के लिए तुम्हारे पास नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट से भी कह सकते हैं कि एक ही मिनिस्ट्री के अंदर 2 अलग रेगुलेटर भी है। तो इसलिए कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं, समझ गए ना। एक अप स्ट्रीम एक्टिविटीज़ के लिए, अप स्ट्रीम मतलब होता है एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ को देखने के लिए, और एक है तुम्हारा डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़, डैट इज़ योर, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रोसेसिंग करना, रिफाइनिंग करना, ये सब काम होता है डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ का। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो तो थोड़ा ये इस पे भी ध्यान देते हैं। जब ऊर्जा संगम का उद्घाटन कर रहे थे मोदी जी 2015 में, तो उस समय मोदी जी ने क्या बोला था और क्या वो रियल में हुआ ये चीज़? तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर ऊर्जा संगम का उद्घाटन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन, नेचुरल गैस जो बाहर से मंगवाते हैं, अभी देखो बाहर से बहुत ज़्यादा मंगवाते हैं, लगभग 87% बाहर से मंगवाते हैं। तो उस समय हम कितना डिपेंडेंट थे? उस समय हम 77% डिपेंडेंट थे क्रूड ऑयल पे स्पेशली। और मोदी जी बोले थे 2015 में कि 2022 तक इसको 67% करना है, बट आयरनी देखो 87 हो गया, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है। जो पहले 77 था उसको 2022 तक 67 होना चाहिए था, वो बढ़ के 87 हो गया है। ये सबसे बड़ा आयरनी है। और इसका रीज़न क्या है? तो ये इसका प्रमुख रीज़न क्या है कि इतना ज़्यादा इंपोर्ट बाहर से कर रहे हैं क्रूड ऑयल का? इसका रीज़न है कि डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हमारा कमी है। और दूसरी बात है कि एनर्जी का प्रत्येक दिन ही नीड है, प्रत्येक दिन ही जुड़ते चला जा रहा है सब लोग। सब जो पहले बाइक नहीं खरीदा था वो बाइक खरीद रहा है। तो
आवश्यकता तो बढ़ते ही चला जाता है ना, नेसेसिटी, समझ गए। तो वो हम नहीं कर पाए। जब वही मोदी जी बोले थे, जब भारत 75वां सब इंडिपेंडेंस बनाएगा तो उस समय हम 77% से 67% कर देंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। नेचुरल गैस का भी वही स्थिति है। देखो नेचुरल गैस हम अभी लगभग 50% बाहर पे डिपेंडेंट है नेचुरल गैस के लिए। और इसमें भी सेम है, तुम्हारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आएगा। तो देखो इन्होंने ये भी कहा था कि यस हम नेचुरल गैस में भी हम क्या करेंगे, तो ही ऑल्सो सेड दैट इम्पोर्ट डिपेंडेंस शुड बी ब्रॉट डाउन टू 50% बाय, और 67% तुम्हारा 2022 तक, और 2030 तक 50%, जो कि होने वाला नहीं है, जो कि होने वाला नहीं है। ये फेज वाइज बोले थे कि 2022 तक हम 77 से 67 कर देंगे और 2030 तक 50% कर देंगे, जो कि सही नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो PPAC का जो रिपोर्ट है, पेट्रोलियम प्लानिंग एनालिसिस सेल का, वो कहता है कि 2019 और 20 में 85% हम बाहर से मंगवाते थे। वहाँ पे देख लो 20-21 में लगभग 85 है, इस बार तो 86% हो गया। तो हाउ कैन यू से दैट कि मोदी जी जो ऊर्जा संगम में बोले थे वो पूरा हो रहा है। ठीक कॉन्टेक्स्ट चल रहा है हम लोग, समझ में आ गया ना। आगे देखो, तो व्हाट आर द प्रोबेबल सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन होना चाहिए जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का जो विजन था कि हम लेस डिपेंडेंट हो, लेस कोल इंपोर्ट डिपेंडेंट हो, बाहर से क्रूड ऑयल कम आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम ऑथर ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, एक्सप्लोरेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें, एक्सप्लोरेशन पे। अब देखो हमारा कंट्री जैसे चाइना, देखो एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, चाइना एक्सप्लोरेशन में बहुत इन्वॉल्व है, दूसरे कंट्री के एक्सप्लोरेशन में भी इन्वॉल्व है। और इंडिया का भी बहुत अच्छा पकड़ है वो एनजीसी का बाहर, वो एनजीसी हमारा जो विदेश लिमिटेड है बाहर, बहुत पकड़ है ना। तो बाहर के एसेट पे जो हमारा पकड़ है वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। यदि वहाँ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे तो वही दाम वहाँ से जब बिकेगा इंडिया में तो सस्ता हो जाएगा। तो एक ये भी हो सकता है। दूसरा बात ये है, दूसरा सजेशन क्या दिया गया है कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग ब्लॉक है जहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं वही टेक्नोलॉजी अच्छा यूज़ करके करिए और ज़्यादा बेटर एक्सप्लोइट होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा बेटर होगा। तो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और एक जो बाहर का विदेश में हमारा जो भी एसेट्स वगैरह है उसमें और ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट करें तो और सस्ता हो सकता है। तो वही यहाँ बताया गया, देखो एज पर द एक्सपर्ट्स the only way we can reduce our dependence on import is to increase the size of Indian own exploration and production assets overseas। जो भी हमारा बाहर का जो प्रोडक्शन एसेट्स है उसको बढ़ाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करे, जैसे कि चाइना करता है। चाइना देखते हो साउथ चाइना सी में जाकर कर रहा है, चाइना का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ कर रहा है, चाइना तुम्हारा अफ्रीकन कंट्री में जाकर कर रहा है ना। वहाँ पे अपना सी ले लिया, वहाँ पे पैसा दे दिया और वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करके वहाँ से ला रहा है। इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, समझ गए ना। इस तरह कर सकते हैं। आवर डिमांड फॉर ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सब्सटेंशियली। देखो जिस तरह जीडीपी हमारा 8 to 10% जीडीपी बढ़ रहा है तो हमारा तो और बढ़ने वाला है। तो यदि हम दुरुस्त नहीं करते हमारा जो बाहर एक्सप्लोरेशन है ना, या बाहर जो एसेट्स ओवरसीज एसेट्स है उस पर यदि हम ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ पे यदि इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाएगा और इसी तरह हम डिपेंडेंस होते चले जाएंगे। देखो फ्रॉम एक्सप्लोरेशन टू प्रोडक्शन, एक्सप्लोरेशन से लेकर प्रोडक्शन तक ये लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। सही बात है कि नहीं है, क्योंकि एक्सप्लोर करने में फिर रिफाइन करने में बहुत वक्त लगता है। ठीक है, तो ऑयल एंड गैस बिजनेस रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल, इसलिए बहुत ढेर सारा पैसा चाहिए होता है, ढेर सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अरे गेटिंग में ये एक बॉटल नेक्स्ट है इसका। दूसरा देखो स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, वही अभी का जो पॉलिसी है उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है हमें। जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग ब्लॉक है जहाँ से हम तेल निकालते हैं उसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी लगाया, और बेस्ट टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो और बेटर एक्सप्लोर होगा। ये चीज़ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो पब्लिक सेक्टर ऑयल जॉइंट ओएनजीसी बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है ना, इज टेकिंग वेरियस स्टेप्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय रीडेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मैच्योर फील्ड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड मार्जिनल फील्ड्स। यानी कि जो भी हमारे पास मैच्योर फील्ड्स है जहाँ से हम तेल निकालते हैं उसमें और अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ करें, और कर ही रहा है हमारा ओएनजीसी, कर ही रहा है और बेटर करें हम, और कोई नया भी डेवलप करें, नया मार्जिनल या फिर न्यू फील्ड्स हम एक्सप्लोर करें और वहाँ से हम तेल निकालें। तो इससे क्या होगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना हम कम डिपेंडेंट रहेंगे बाहर के क्रूड ऑयल पे। देखो इम्प्रूव ऑयल रिकवरी एंड एनहांस ऑयल रिकवरी टेक्नोलॉजी, अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ करो आप, है ना, ऑयल रिकवरी टेक्नोलॉजी यूज़ करो, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करो। इससे क्या होगा कि मैच्योर फील्ड से जो भी तेल निकलेगा वो पहले कंपेरिजन में ज़्यादा निकलेगा, आपका जो भी क्रूड निकलेगा वो बेटर निकलेगा पहले कंपेरिजन में। तो गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस वेरियस पॉलिसी, सरकार ने इसके लिए बहुत कुछ किया है, जैसे प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट रिजिम भी है, एक तुम्हारा हेल्प हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसमें बोल दिया गया कि जो भी ब्लॉक देगा उसके बाद कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालोगे उसके ऊपर उतना ही टैरिफ लगेगा। तो एक तरह से यूनिफॉर्म कर दिया। पहले क्या था कि कुछ भी सामान बनाते हो तो उससे आप टैरिफ लगता है, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कुछ भी बना सकते हो, पेट्रोल निकालो, डीजल निकालो, वैसलीन निकालो, कुछ भी करो। तो हेल्प एक सिंगल लाइसेंसिंग सिस्टम हो गया है किसी के लिए भी।
तो सरकार ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, ये 2016 में हेल्प लाया गया था, मैं 50 बार पढ़ा चुका हूँ, तुम लोग को पढ़ा चुका हूँ हेल्प का, बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूँ हेल्प। अभी तुम लोग बच्चे लोग जो नया है वो समझो कि हेल्प सरकार के द्वारा एक पॉलिसी लाया गया था जिसमें एक्सप्लोरेशन करना आसान हो जाएगा। बस एक ही लाइसेंस है, एक लाइसेंस करके आप कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, पेट्रोल डीजल कुछ भी हो सकता है, सही है, तो आसान कर दिया गया। देखो तो यदि हमें इम्पोर्ट डिपेंडेंसी घटाना होगा तो पॉलिसी मेकर को यस है ना इंश्योर करें सभी स्टेक होल्डर बोर्ड पे रहे और कोई पॉलिसी में फ्लिप फ्लॉप ना हो, कंसिस्टेंट पॉलिसी के साथ चलना होगा हमें। ONGC को और दुरुस्त करना होगा, बाहर का जो एसेट है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा एंड सो ऑन। यहाँ पे देखो 3 कंपोनेंट्स ऑफ पावर सेक्टर। पावर सेक्टर का 3 कंपोनेंट जो कि सबसे अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है देखो, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सही बात है ना। जनरेशन, यदि जनरेशन का बात करेंगे तो अभी देखो पावर हमारा जो सोलर एनर्जी का जो इंस्टॉल कैपेसिटी वो बढ़ते चला गया है। इंस्टॉल कैपेसिटी जो वैल्यू एडिशन किया जाता है वो सबसे ज़्यादा है ना। विंड पे उतना काम नहीं हुआ जितना सोलर प्रोजेक्ट पे काम हुआ है। हाँ, पावर इंस्टॉल कैपेसिटी देखोगे तो कोल का बहुत कम हो गया है। अभी भी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कोल से ही प्रोड्यूस होता है। मैं इंस्टॉल कैपेसिटी का मैं बात कर रहा हूँ। इंस्टॉल कैपेसिटी में जो सबसे नंबर 1 है वो सोलर प्रोजेक्ट है, सोलर एनर्जी है, ठीक है। दूसरा देखो ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिट करना। अब तो पहला जनरेशन ठीक है, पहले जनरेशन में रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर को हमने प्रमोट कर दिया, विंड को उतना प्रमोट नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था एक्चुअल में। ट्रांसमिशन में ठीक है, ट्रांसमिशन बताएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन देखो, डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा दिक्कत है, डिस्कम देखो फंसा हुआ है कि नहीं फंसा हुआ, उसी के लिए उदय प्रोग्राम लाया गया था। जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है घर घर, वो तो बहुत घाटे में चल रहा है। वो यदि 5 रुपये में खरीद रहा है तो 4.5 रुपये में बेच रहा है, वो तो 0.5 है ना रुपीज़ उसको हर एक यूनिट पर लॉस हो रहा है। तो ऐसे में कैसे भाई हो सकता है? सब समझ में आ रहा है ना, सब समझ में आ रहा है तुम लोग को। तो ये 3 कंपोनेंट्स होता है। आज जो बुढ़वा का बच्चा लोग है थोड़ा सा दिमाग होशियार, थोड़ा खोल के बैठो और कॉपी में लिखते रहो। यहाँ पे देखो, यहाँ उदय प्रोग्राम लाया गया था 2015 में लाया गया था। अरे 50 बार बता चुके हैं, एडिटोरियल सब में बता चुके हैं। देखो टेक्निकल और कमर्शियल लॉस था कि नहीं था बताओ तो। एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉस क्या होता है इसका मतलब, जब बिजली को तुम एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हो तो तुम 10 यूनिट भेज रहे हो तो पता चला 80 यूनिट पहुंचा। एक तो तुम्हारा लॉस होने का चांस होता है, दूसरा है कि चोर लोग बैठा हुआ है, ऐसे थेफ्ट, पावर थेफ्ट होता है कि नहीं होता, वो बना देगा डब्बा बना देगा, ऐसे करके चोरी कर लेगा। ये सब तुम्हारा क्या है, टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस है, ठीक है। तो अब उस समय कितना था जब ये उदय प्रोग्राम लाया गया, तो उस समय में 20% ही था। और इसमें बोला गया था कि 2019 तक 15% कर देंगे, घटाएंगे। लॉस जितना हो रहा है, जितना भी लॉस हो रहा है उसके कंपेरिजन में 15% तक ले जाएंगे। 20% लॉस हो रहा था, मैं क्या हुआ, अभी भी 2023 आ चुका है, अभी भी 20% ही लॉस है। तो प्रॉब्लम तो है, यानी कि उदय जो लाया गया, उदय का जितना भी देखोगे जो भी प्रोविजन था सब फेल कर गया, कोई भी कामयाब नहीं रहा उदय प्रोग्राम। तो इसमें देखो एग्रीगेट टेक्निकल और जो कमर्शियल लॉस है उसको घटाना है। कितना तक घटाना था, 15% घटाना था मार्च 2019 तक, बट ये हो नहीं पाया, नंबर 1। दूसरा क्या है तुम्हारा कि जो गैप है तुम्हारा एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड एवरेज रेवेन्यू रिलाइज टू नील। अब इसका मतलब क्या, एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड एवरेज रेवेन्यू रिलाइज, यानी कि देखो डिस्कम जो है, डिस्कम मतलब इधर देखो बच्चा लोग, पावर सेक्टर है ना हमारा, क्या बोलते हैं पावर हाउस होता है, वो डिस्कम है, वो बिजली देता है तुमको। वो बिजली लाता कहाँ से, रिफाइनरी से लाता है। तो रिफाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, ऊपर देखो फिगर देखो ऊपर जाकर, वो सॉरी ट्रांसमिशन हुआ जो वहाँ से आया, और डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा ये रहेगा, पावर हाउस रहेगा, डेट इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब तो पावर तो ये खुद जनरेट तो नहीं करता है, पावर कहीं से मंगवाता है। तो ये पावर देखो जहाँ से मंगवा रहा है वो 5 रुपये पर यूनिट मंगवा रहा है। अब बीच कितना रहा है तुम्हारा, 4.5 रुपये में बेच रहा है। तो हर एक यूनिट में तुम्हारा 50 पैसा का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही सरकार ने बोला था कि 2019 तक 0 कर देंगे, यानी कि 5 रुपये में खरीदो 5 रुपये में बेचो। अब बाकी तुम्हारा जो तुमको मुनाफा आना चाहिए हम दे देंगे अलग से। बात समझ में आ गया। बट अभी भी देखो डिस्कॉम को 50 लगभग 50 पैसा नुकसान हो रहा था, आधा रुपया उसको उसको नुकसान हो रहा था, समझ गए। तो वही उसमें बोला है जो गैप है तुम्हारा पर यूनिट एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड एवरेज रेवेन्यू रिलाइज, यानी कि उसको देने में और रिलाइज करने में जो डिफरेंस आता था, नेगेटिव डिफरेंस आता था, उसको नील करना था मार्च 2019 तक। जो नुकसान हो रहा था उस नुकसान को भरना था, मैं ऐसा नहीं हो पाया। टैरिफ रिवीजन का बात था कि टैरिफ रिवीजन होगा, यानी कि 5 रुपये है तो 6 रुपये होगा, 7 रुपये होगा, ये नहीं कभी नहीं हो पाया ये चीज़, तो नहीं हो पाया तो डिस्कम लॉस हो गया। समझ में आ गया ना। सेवल ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंडिकेटर टू बी, यानी कि बहुत सारा इस तरह का प्रोग्राम लाया गया, जैसे स्मार्ट मीटरिंग। देखो स्मार्ट मीटर लगा कि नहीं लगा, घर में स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो गया। इसकी वजह से डिस्कम जो नुकसान चल रहा था उसको कुछ फ़ायदा हुआ है। दूसरा देखो फीडर सेग्रीगेशन, क्या होता है फीडर सेग्रीगेशन का मतलब, फीडर सेग्रीगेशन इस तरह समझो कि जो देखते हो विलेज सब में ना, विलेज सब में कुसुम उसुम दे दिया है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना था ना, इसका मतलब उसको सोलर एनर्जी अलग से एनर्जी दिया जाएगा। सोलर कुसुम छोड़ दो,
उसको अलग से एनर्जी दिया जाएगा ताकि वो अपना वाटर निकाल सके नीचे से। इलेक्ट्रिसिटी देखो तभी तो वाटर निकालेगा वो। तो फीडर सेपरेशन का मतलब है कि आप यदि फार्मर्स को दे रहे हो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो किसी काम के लिए, तो वो 4 घंटा दो, 5 घंटा दो। मैं यदि आप रहने के लिए दे रहे हो, सोने के लिए दे रहे हो, तो फिर 24 घंटा दो। डेट्स कॉल्ड फीडर सेग्रीगेशन। और इस पे काम हुआ है अच्छे से। बात समझे? फीडर सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग बिजली सप्लाई, और उसका टाइमिंग भी अलग। नहीं तो 24/7 दे दोगे किसान को, तो वो सब बिजली खर्चा कर देगा वो पानी निकालने में ही, एक्वाफर को और घटा देगा। उसके लिए बोला जाएगा डेडिकेटेड 6 घंटा है आपका, 6 घंटा में जितना निकालना है निकालो। डेट्स कॉल्ड फीडर सेग्रीगेशन। और घर में रहने के लिए, सोने के लिए, उसके लिए उसको 24 घंटा मिलेगा। तो फीडर सेग्रीगेशन पे भी काम हुआ है, और स्मार्ट मीटरिंग के ऊपर तो काम हो ही रहा है। मैं फिर भी ओवरऑल कहोगे उदय स्कीम मैसिव फेलियर रहा है। क्यों? क्योंकि ना ही तुम्हारा जो एग्रीगेट यानी कि टोटल टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस था ना वो रिड्यूस कर पाए हम, है ना। दूसरा है कि तुम्हारा जो तुम्हारा ये गैप होना चाहिए था एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और एवरेज रेवेन्यू रिलाइज में, जो जीरो होना चाहिए अभी तक भी नहीं है। अभी भी तुम्हारा 50 पैसा का आता है। टैरिफ रिवीजन होना चाहिए था बार बार डिस्कम का, वो भी नहीं हो पाया है। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि मैसिव फेलियर रहा उदय का। उसके बाद देखो स्टेट गवर्नमेंट ने, पहले भी बताया था, स्टेट गवर्नमेंट शुरू में 1 साल 1.5 साल बहुत पार्टिसिपेट किया और जो भी डिस्कम का जो भी कर्जा था वो तो दिया, बाद में बोला कि नहीं देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो इसके वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये उदय स्कीम उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। आगे देखो, तो आगे हम लोग पढ़ते, अब देखो न्यूज़ में सुने थे तुम लोग 6 महीना 7 महीना पहले कोल क्राइसिस हो गया। इंडिया इतना बड़ा कोल का राजा, इंडिया का कोल क्राइसिस हो गया। कैसे कोल क्राइसिस हो गया भारत को? क्योंकि हमारा पॉलिटी एटीट्यूड ही रहा है। कोल में कोई कमी नहीं है, एक्सप्लोरेशन में कोई कमी नहीं है, ब्लॉक में कोई कमी नहीं है, मगर जो शुरू से हमारा जो तौर तरीका था ना वही गड़बड़ी है। याद करो 1970s में इंदिरा गांधी ने कोल को नेशनलाइज कर दिया, कोल एक्सप्लोरेशन को, कोल इंडिया लिमिटेड को पूरा पावर दे दिया। उसके बाद फुल मोनोपोली। जानते हो कि जितना पब्लिक सेक्टर रहेगा तो उतना लेथार्जी होगा। यही कारण है कि वो ठीक से कोल नहीं दे पाया। कोल नहीं दे पाया तो दिक्कत हुआ, क्राइसिस हुआ। एक ये भी तो कोल इंडिया लिमिटेड का पूरा मोनोपोली कोल सेक्टर में कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कोल जो रिलाइज होना चाहिए वो रिलाइज नहीं हो पाया। और उसके बाद फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी भी ऊपर नीचे गया है, उसकी वजह से भी नुकसान हुआ। अभी बताएंगे तुमको। एक अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने प्रयास किया, बहुत अच्छे से प्रयास किया, बट इनका प्रयास पूरा नहीं हो पाया। फिर मनमोहन सिंह आए, मनमोहन सिंह ने भी कुछ प्रयास किया कोल को लेके, बट उनका प्रयास सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। तो बहुत तरह का प्रॉब्लम हुआ है बीच कोल सेक्टर में। ठीक है, अच्छे से समझना, एक एक चीज़ समझना है। देखो 1991 के बाद एलपीजी आया। एलपीजी का मतलब क्या? प्राइवेटाइजेशन, यानी कि एफडीआई लाएंगे ना आप कोल में भी एफडीआई लाएंगे आप। हो गया कोल, आप खोलना पड़ेगा ना सब सेक्टर को। अब सब सेक्टर खोलना पड़ेगा, एफडीआई वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो देखो 1991 के बाद एलपीजी आया, इसका मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करवाएंगे सेक्टर्स में। अब शुरू से ही कोल इंडिया लिमिटेड शुरू से तुम्हारा पब्लिक सेक्टर रहा है तुम्हारा, तो पूरा कब्जा था उसका। तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो बनेगा तुम्हारा यहाँ पे भी, कोल पे भी, कि भाई आप यहाँ पे भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्योंकि जानते हो ना डीरेगुलेशन होना शुरू हो गया एलपीजी के बाद। समझ गए ना, वही चीज़ लिखा गया। इट वॉज थॉट दैट विद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से क्या होगा तुम्हारा कि जो भी कैपेसिटी कॉन्स्टेंट है, यदि ये लोग नहीं निकाल पा रहा है, ये लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो वो सब चीज़ खत्म हो जाएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आएगा, एक्सप्लोर करेगा और भारत को फायदा होगा। ये सोच था हमारा, इसलिए हम प्राइवेट पार्टिसिपेट करवाते हैं। क्योंकि प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो इसलिए करवाते हैं ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो और नया एफिशिएंसी आए सिस्टम। ठीक है, ये सोच था। प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो इप्सो फैक्टो सपोज टू बी मोर एफिशिएंट। जानते हो प्राइवेट सेक्टर का मतलब ही है कि ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा वो, हमेशा हमारा दिमाग में यही रहता है। एनडीए गवर्नमेंट, हाँ एनडीए गवर्नमेंट तुम्हारा जो अटल बिहारी वाजपेयी का बना था, उन्होंने लेजिस्लेशन लाया था इसके ऊपर कि ठीक है प्राइवेट कोल माइनिंग, अब हम कोल माइनिंग को भी प्राइवेट कर रहे हैं। इन्होंने कोशिश किया था बट उतना नहीं हो पाया जितना इन्होंने सोचा था। मैं एक नींव रखने का प्रयास किया था। समझ गए ना। तो ये है कि थॉट प्रोसेस आफ्टर द रिफॉर्म्स के बाद सोचा गया कि कोल सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। ठीक है, अब मगर प्राइवेटाइज है, पब्लिक कब हुआ था? इंदिरा गांधी के टाइम में, 70s के टाइम में इंदिरा गांधी ने पूरा अपने हाथ में रख लिया, कोल इंडिया लिमिटेड को दे दिया कि बाबू तुम ही करो। समझे? अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। अब इसको प्रॉब्लम बोलो कि अच्छा बोलो, ये पूरा पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि लिबरल एलोकेशन ऑफ कोल माइंस, कोल ब्लॉक्स। अब कोल ब्लॉक अलग अलग ब्लॉक्स होता है ना, उसमें लिबरल एलोकेशन कर दिया गया है। लिबरल एलोकेशन मतलब कैप्टिव यूज़ के लिए। जैसे एक कोल माइनिंग को बोल दिया गया कि ये तुम करो, कोल निकालो और ये तुम थर्मल पावर प्लांट में पहुंचा दो, ये ब्लॉक को खोलो और ये तुम स्टील प्लांट में पहुंचा दो। तो कैप्टिव यूज़ होना शुरू हो गया। तो इसके वजह से फिर सीएजी का रिपोर्ट आया। सीएजी बोला कि अरे भाई गलत बात है, ऑक्शन करवाना चाहिए था आपको, ऑक्शन करवाते तो बहुत फायदा होता, आपको बहुत नुकसान हुआ। आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को पता चला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे फर्दर मत दो, कोल ब्लॉक मत दो, ये लोग को नुकसान कर रहा है, ये गलत चीज़ है, कैप्टिव यूज़ के लिए नहीं होगा, वो रोक दिया। यदि वो चीज़ होता तो अभी कोल क्राइसिस ही नहीं होता हमारे कंट्री में।
समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल ये सब चीज़ समझना होगा। अभी का रिलेशन है 2004 का रिलेशन डायरेक्ट अभी 2022-23 में पड़ता है। देखो कैसे एग्जाम्पल, यूपीए सरकार आया 2004 में, जानते हो, उसने कोशिश किया प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल व्यू ले, यानी कि इसने किया कि क्या किया, दैट द प्राइवेट कोल माइनिंग थ्रू द लेजिस्लेटिव चेंज टू इंश्योर दैट ऑक्शन वाज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये ऑक्शन की तरफ नहीं गए, नीलामी की तरफ नहीं गए। नीलामी में क्या होता है, जो ज़्यादा देता है उसको दे दिया जाता। मगर दिक्कत ये होता है कि नीलामी में किसी को मिल जाता है, मगर वो जो भी कोल यूज़ करता है तो कहीं भी बेच सकता था। कोल जब निकाले तो हम कहीं भी बेच सकते हैं, हम थर्मल पावर प्लांट को भी बेच सकते हैं, हम स्टील प्लांट को भी बेच सकते हैं, हम किसी को भी बेच सकते हैं। सही बात है कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि नो, ऑक्शन नहीं करवाएंगे, ऑक्शन नहीं करवाएंगे, जो कोल ब्लॉक है उसका ऑक्शन बिल्कुल नहीं होगा। द सेम नेट रिजल्ट कुड बी अचीव बाय लिबरली एलोकेटिंग कोल ब्लॉक फॉर कैप्टिव यूज। अब क्या हुआ कि कोल ब्लॉक है वो कैप्टिव यूज के लिए डेडिकेट कर दिया गया कि ये कोल ब्लॉक तुम माइन करो और जो भी कोल निकलेगा वो तुम थर्मल पावर प्लांट में दे देना है, ये तुम खोदो, इसको जो भी माइनिंग करोगे जो भी निकलेगा तुम स्टील प्लांट को दे देना है। कैप्टिव यूज के लिए कर दिया गया, बट ऑक्शन नहीं है। ऑक्शन होता तो क्या होता है कि कहीं हम खोद रहे हैं और कहीं पे भी मार्केट वैल्यू में बेच रहे हैं, हमको मुनाफा हो रहा है, बट ऐसा नहीं किया गया उस समय, यानी कि ऑक्शन वाला सिस्टम नहीं लाया गया। तो थर्मल पावर प्लांट और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ है जैसे सीमेंट और स्टील, उसको मिल गया, उसको बोला गया कि जाओ कोल ब्लॉक्स दे दिए हैं, जाओ खोदो और अपना यूज़ करो, तुम अलग अलग सेक्टर को दे दिया गया। दिस वेर कोल ब्लॉक्स विच हैड बीन इन्वेस्टिगेटेड रिजर्व्स एस्टैब्लिश एंड वेयर इन द पाइपलाइन फॉर माइनिंग बाय कोल इंडिया। और जितने भी कोल ब्लॉक्स है सब तुम्हारा इसको इन्वेस्टिगेट कर दिया गया, और उसके बाद ये तुम्हारा उसके लिए भी रिजर्व को मतलब उसको रख दिया गया अच्छे से, और रिजर्व कर दिया है कि ये सब कैप्टिव यूज़ इसके लिए होगा, सीमेंट के लिए होगा, ये स्टील के लिए हुआ, ये सब कर दिया गया। समझ गए ना? तो दिस वर कोल ब्लॉक्स विच हैड बीन इन्वेस्टिगेटेड, सबको अच्छे से देखा गया, रिजर्व कर दिया गया, एंड वर इन द पाइपलाइन फॉर माइनिंग बाय कोल इंडिया। और कोल इंडिया के लिए वो कोल इंडिया भी माइनिंग करता है ना जी, तो पाइपलाइन में वो कनेक्ट करने के लिए दे दिया गया, क्योंकि कोल इंडिया का तो पहले से कंट्रोल था पूरा। मोदी जी ही ने कोल इंडिया लिमिटेड का पूरा पावर खत्म किया है। मोदी जैसे आए बोले कि नो, आप प्रॉपर ऑक्शन होगा, क्योंकि प्रॉपर ऑक्शन होगा तब कोल इंडिया का जो मोनोपोली है वो टूट जाएगा एक ही बार में। ठीक है, एज दिस वेयर द, क्योंकि पहले कैप्टिव यूज के लिए दिया जाता था, तो ये द पाइपलाइन ऑफ न्यू माइंस फॉर कोल इंडिया वाज रिड्यूस। तो पाइपलाइन वाला जो चीज़ था वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, मगर कैप्टिव यूज बहुत बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। तो देखो अब इस पर भी कोई गलत सोच नहीं था मनमोहन जी का। मनमोहन जी का भी सोच बहुत सही था। मनमोहन जी बोलते थे कि देखो ऐसा होगा, यदि मान लो कि कोल मार्केट वैल्यू में बिकता तो कोल महंगा होता, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता तो वो महंगा होता, तो कंज्यूमर को पड़ता वो चीज़। इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्री यदि कोल सस्ता में मिल जाएगा तो बिजली प्रोड्यूस करेगा, तो बिजली सस्ता होगा, कंज्यूमर को फायदा होगा। ये सोच से दिया गया था, और कोई सोच में कमी नहीं है, सोच सही है। ऑक्शन में क्या हुआ, ऑक्शन में फिर गड़बड़ा जाता, फिर कंज्यूमर को महंगा हो सकता था और मोनोपोली हो जाता वहाँ पर। बात समझे? तो उन्होंने अच्छा ही किया है, व्यू पॉइंट देखोगे ठीक से तो देखो यहाँ पे यही है तुम्हारा कि गवर्नमेंट व्यू पॉइंट वाइल मेकिंग लिबरल एलोकेशन। आखिर क्या रीजन है कि इतना लिबरल एलोकेशन कर दिया सरकार का क्या सोच था? देखो कैप्टिव माइनिंग वुड लोअर कॉस्ट, वही बात है, कॉस्ट कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहले बिजली बनाने के लिए वो मार्केट से खरीदता, कोई ऑक्शन वाला आता वो बेचता तो महंगा बेचता। इससे क्या होगा कि सस्ता हो गया। जब सस्ता हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, जो भी सामान बनेगा वो सस्ता बनेगा। ठीक है, तो कॉस्ट लोअर हो जाएगा। लिबरल एलोकेशन इन अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री स्ट्रक्चर वुड रिजल्ट इन बेनिफिट्स ऑफ लोअर कॉस्ट हो जाएगा, और ये तुम्हारा बेनिफिट डायरेक्ट पहुंचेगा यूजर्स को, कंज्यूमर को पहुंचेगा। ठीक है, और इससे कॉम्पिटिटिवनेस भी होगा, है ना, पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, सबको बराबर अधिकार मिलेगा। ये बहुत अच्छा सोच था, ये बहुत इकोनॉमिक्स वाला सोच है। इसे दिखता है कि मनमोहन जी का वो होगा, इसमें भी दखल अंदाजी होगा मनमोहन जी का। ठीक है, दूर तक सोच है, और सोच कोई गलत नहीं है। हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ब्लंडर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है। काउंटर व्यू फॉल्टेड द गवर्नमेंट डिसीजन। मैं काउंटर व्यू क्या है, देखो ए डिफरेंट व्यू विद द गवर्नमेंट देन वाज द प्राइस मैक्सिमाइजेशन थ्रू ऑक्शन। ये तो हो सकता था कि यदि आप ऑक्शन करते तो आपको बहुत पैसा मिलता सरकार को, सरकार तो बहुत माले माल हो जाता, और जो पैसा मिलता हो सरकार वो अपना दूसरे जगह भी यूज़ करती, तो सरकार एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो दी, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ गया ना स्टूडेंट? तो देखो प्राइस मैक्सिमाइजेशन हो सकता था ऑक्शन के थ्रू, एंड शुड बी द वे टू एलोकेट स्केर्स रिसोर्स। और ये रिसोर्सेज तो बहुत स्केर्स रिसोर्सेज है, स्केर्स रिसोर्सेज है तो इसका एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए था, लिबरल नहीं होना चाहिए था, और ये ऑक्शन बेस्ड सोल्यूशन हो सकता था उस समय के लिए। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो खो दी है वो आप नहीं खोते। दोनों का व्यू है, दोनों का स्ट्रांग व्यू है। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, CAG एंड द सुप्रीम कोर्ट। अब प्राइस मैक्सिमाइजेशन व्यू वाज पिक्ड अप बाय द, अब देखो उस समय CAG रिपोर्ट बनाया अपना, और CAG ने रिपोर्ट बनाया, बोला
सीजी बोला कि लगभग 10 लाख करोड़ का सरकार का नुकसान हो गया है इससे। ये कैप्टिव यूज़ करने के चक्कर में जो लिबरल एलोकेशन किया है कोल ब्लॉक का, इसकी वजह से 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है सरकार को। यदि सरकार ये ऑक्शन में कर देती तो 10 लाख करोड़ सरकार को फायदा होता। तो अब इसे स्टॉर्म आ गया, एक तूफान आ गया पार्लियामेंट में, मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, है ना। द गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू से, अब गवर्नमेंट उसने अपना डिफेंड ही नहीं कर पाई पॉलिसी को ठीक से वहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 214 जो कोल ब्लॉक्स है उसका रद्द कर देते हैं हम, कैंसिल कर देते हैं। अब उस समय तो बहुत बड़ा बात हुआ कि सुप्रीम कोर्ट किया, ये किया, वो किया, पर बाद में असर गलत हो गया। यदि वो करते रहता तो अभी तक कोल का कोई दिक्कत ही नहीं होता। हाँ तो ठीक था, अभी तक तो क्राइसिस नहीं आता। पिछले साल तो बहुत गंदा क्राइसिस आया था कोल का। तो फिर दिस एलोकेटेड कोल ब्लॉक्स विद रिजर्व, अब कितना रिजर्व था देखो, 28 बिलियन टन्स का था। कुड हैव अचीव, देखो यही बोल रहा है कि कम से कम 28 बिलियन टन्स का जब इतना रिजर्व रहा होता, यदि ठीक से कैप्टिव यूज होता तो इससे क्या है तुम्हारा 300 to 500 मिलियन टन्स पर एनम, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे हम कोल का। और जो अभी जो प्रॉब्लम आया है, ये प्रॉब्लम आता ही नहीं, वो होते रहता और थर्मल पावर प्लांट को मिलते रहता। थर्मल पावर प्लांट को नहीं मिला तब ना क्राइसिस आया, उसको कोल नहीं मिला इसलिए इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आया। और यदि ये कंटिन्यूएशन में रहता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। यदि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरव्यू नहीं करता तो ब्लॉक तो इन्हीं लोगों को मिलता, तो ये प्रॉब्लम अभी नहीं आता। ठीक है, तो कई बार सुप्रीम कोर्ट, अब देखो अब ये दूरदर्शी वाला सोच था ना, बीच में कट गया वो चीज़। अब मैसिव इंक्रीज इन द थर्मल पावर प्लांट्स, अब इसके बाद क्या हुआ कि देखो अब जब 214 ब्लॉक को बंद कर दिया गया, उसके बाद तो डिमांड हो गई, अब कोल इंडिया में है, कोई एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा है, तो बाहर से मंगवाओ। अभी जैसे एग्जांपल में एक आंकड़ा देता हूँ तुम लोग को, हमारे इंडिया में लगभग तुम्हारा 1000 मिलियन टन्स कोल का खपत होता है भारत में, जिसमें से 700 से लेके 800 जो मिलियन टन्स है भारत में खुद प्रोड्यूस होता है, और भारत 200 से 250 बाहर से मंगवाता है। और उसमें थोड़ा तुम्हारा वो वाला भाई कुकिंग कोल भी मंगवाता है, जो कि स्टील प्लांट के लिए, आयरन प्लांट के लिए है। ठीक है, एक आंकड़ा है तुम्हारा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलो ठीक है, कुकिंग कोल तो मंगवाने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में होता नहीं कुकिंग कोल, क्योंकि इंडिया में जो कोल है वो बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी का है, और बाकी कोल तो है, बाकी कोल का तो बहुत ज़्यादा एबंडेंट रिजर्व है। वो मंगाने की क्या ज़रूरत है? वो मंगाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पॉलिसी में आपका इनकन्सिस्टेंसी है, कि आपके पास संपत्ति होने के बाद भी आपने, तो इसलिए मोदी जी इसको ठीक करने का प्रयास किए हैं। और मोदी जी क्या बोलेंगे, चलो ऑक्शन होगा, जो सबसे बेस्ट बिडर होगा वो एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, तो ये भी समझना होगा। देखो यहाँ पे इन द मीन टाइम थर्मल पावर इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट सेक्टर ग्रू रैपिडली एंड दिस गिव द इंडिया एडवोकेट जनरेटिंग कैपेसिटी एट द नेशनल लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि बीच में क्या हुआ, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर भी आना शुरू हो गया, तो एक तरह से हुआ कि चलो नेशनल लेवल पे अच्छा कैपेसिटी करेगा, जनरेट करेगा। तो फेस्ड विद इनएडुकेट डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन, भारत में जानते हो प्रॉब्लम क्या है कि प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो पहले का फॉल्टी वाला जो सोच था, तो इंपोर्ट तो अनअवॉइडेबल हो गया, इंपोर्ट बाहर से करवाना ही पड़ रहा है हमको। तो सम प्राइवेट प्लांट्स विच केम अप वे डिजाइन टू यूज़ ओनली इम्पोर्टेड कोल, कई तो प्राइवेट प्लांट्स ऐसा आया वो बोला कि बाहर का ही यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, नुकसान तो हमारा ही होगा ना। अब बाहर क्या हुआ, कोल का दाम बढ़ते चला गया, बाहर इन्फ्लेशन आया, कोल का दाम बढ़ते चला गया, तो कौन सफर होगा? हम ही सफर होंगे ना। यदि हम इंडिया से ही एक्सप्लोर कर लेते कोल तो सस्ता में हो जाता सब कुछ, बिजली भी सस्ता बन जाता। मैं बाहर इंटरनेशनल प्राइस क्या है कोल का, बढ़ते चला जा रहा है। ये सब समस्या है स्टूडेंट। तो विद द इंक्रीज इन द इंटरनेशनल कोल प्राइस, देखो वही लिखा गया है, द थर्मल पावर प्लांट्स विच आर डिजाइन टू रन विद इंपोर्टेड कोल बिकम अनकम्पिटेटिव। जो बाहर से जो कहीं बनाई ऐसा पावर प्लांट को बना लिया जो कि पूरा 100% डिपेंडेंट था बाहर का कोल से, अब महंगा हो गया तो बीच में रुकेगा तो ये तुम्हारा बैठा हुआ कि कोल दो हम बिजली क्रिएट करेंगे, अनकम्पिटेटिव हो गया वो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, समझ गए ना। तो क्योंकि थर्मल पावर प्लांट का संख्या बढ़ गया, और थर्मल पावर प्लांट की संख्या बढ़ गया तो वो पूरा इम्यून था कि बाहर का ही कोल यूज़ करेगा। बाहर का दाम बढ़ गया, बाहर का दाम बढ़ गया तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, इंडिया में नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए पैसा देना पड़ता है डॉलर में, समझ गए ना। तो ये सभी चीज़ है। तो प्रॉब्लम्स विद द कोल सेक्टर पावर जनरेशन, क्या प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम तो प्लांट लोड फैक्टर का भी है। प्लांट लोड फैक्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? रेशियो बिटवीन द एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड, कितना एनर्जी कर सकता है और कितना मैक्सिमम पोटेंशियल है उसका। जैसे मान लो कि तुमको 15 घंटा पढ़ने का पोटेंशियल है, मतलब कितना पढ़ता है, 8 घंटा पढ़ता है, तो 8/15। और हमारे इंडिया में जो थर्मल पावर प्लांट का जो प्लांट लोड फैक्टर है वो 50% है, इतना कम है, 50%, यानी कि 100/50, इतना कम 50% है। समझ में आ रहा है ना। तो 50% है तो क्या, अब कहाँ रहा है ठीक से जनरेशन नहीं हो पा रहा है, आप उससे कई गुना ज़्यादा कर सकते थे, ये भी प्रॉब्लम। और दूसरी बात ये है,
ये प्रॉब्लम इसका सरकार का डेलिबरेट डिसीजन भी है। सरकार चाहती कि नहीं बढ़ रही है, क्योंकि सरकार जानबूझ के कैपेसिटी एडिशन किस में करवा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में करवा रही है, तो उधर ध्यान सरकार का ज़्यादा है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। देखो कोल डर्टी फ्यूल है, पॉल्यूटेंट तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, है ना। पावर प्लांट्स से जो कि इतना साल 40 साल 50 साल 60 साल पहले बना था, तो वो तो थर्मल पावर प्लांट्स है ना, वो थर्मल पावर प्लांट्स कितना पोल्यूशन क्रिएट करेगा। फॉर द एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स सेटिस्फाइंग द पोल्यूशन नॉर्म डेडलाइन इज एक्सटेंड बियॉन्ड द, और अभी जो भी जितने भी प्लांट्स है जो बहुत पोल्यूटिंग प्लांट्स है, उसको तो बोल दिया गया कि आपको पोल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो करना होगा, है ना। उसके लिए भी गाइडलाइंस लाया गया था ना सबको, डिसल्फराइजेशन प्लांट बोला गया था लगाने के लिए टेक्नोलॉजी, ताकि जो सल्फर निकलता है वो कंट्रोल हो जाए। करेक्ट, ये सब चीज़ किया गया। फ्लेक्सिबिलिटी देखो, फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया गया। अब फ्लेक्सिबिलिटी समझना है तो नेक्स्ट पेज समझो, यहाँ नेक्स्ट पेज समझो, यहाँ पे देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिगर। देखो सोलर पावर है, विंड पावर है। देखो सोलर पावर और विंड पावर में क्या दिक्कत है, इधर देखो लेफ्ट में देखो, सोलर पावर और विंड पावर में सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये सोलर पावर क्या है, दिन में ही जनरेट होगा। विंड पावर क्या है, जब विंड बहेगा तभी जनरेट होगा। तो भाई ऐसा है कि यदि इसको पावर ग्रिड में नहीं जोड़ोगे, वो जो पावर ग्रिड दिख रहा है तुम लोग को बीच में, उसमें यदि नहीं जोड़ोगे तो जो भी प्रोड्यूस हुआ सब बर्बाद हो जाएगा। विंड के टाइम में विंड एनर्जी जो क्रिएट होता है उसको पावर ग्रिड में नहीं जोड़ोगे तो स्टोर नहीं होगा, तो बर्बाद हो जाएगा वो। तो इसको जोड़ना बहुत बड़ा एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि सोलर एनर्जी बन रहा है उसको पावर ग्रिड में जोड़ दो, विंड पावर आ रहा है तो पावर ग्रिड में जोड़ दो, अदरवाइज वो स्टोर नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है। दूसरा देखो इधर फिगर देखो, ये वाला कोल बेस्ड न्यूक्लियर पावर एंड गैस बेस्ड एंड हाइड्रोजन स्टोरेज हाइड्रो। अब इसमें देखो कि गैस बेस्ड है, यानी गैस से हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करें, नेचुरल गैस से भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट किया जाता है स्टूडेंट, और तुम्हारा हाइड्रो से भी। इसका फ्लेक्सिबल, ये बड़ा फ्लेक्सिबल है, यानी कि तुम बिजली प्रोड्यूस हो रहा है, बीच में रोक भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कि वाटर है थ्रू आउट द ईयर है, ठीक है। उस तरह गैस बेस से कभी भी कर सकते हो, मगर कोल बेस नहीं। कोल बेस को ऐसे तुम नहीं रोक सकते हो। कोल बेस एक बहुत कैपेसिटी से चलता है, उसको अचानक नहीं रोक सकते हो। जैसे कहोगे कि नो अभी सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ वो पावर ग्रिड में जाएगा, अभी थोड़ा कोल को बंद कर देते हैं, इसका एनर्जी जो जनरेट हुआ वो पावर ग्रिड में नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हो तुम, रातों रात बंद नहीं कर सकते हो। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी तुम कैसे खड़ा, न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बार स्टार्ट हो तो बंद ही नहीं होगा वो। तो ये जो सिस्टम है कि गैस बेस्ड और हाइड्रोजन जो स्टोरेज हाइड्रोजन है वो जल्दी पावर ग्रिड, वो फ्लेक्सिबल है, उसको जोड़ोगे भी ठीक है, नहीं भी जोड़ोगे ठीक है, वो स्टोर होकर रह सकता है। मगर कोल बेस्ड और न्यूक्लियर पावर जो है तुम्हारा, उसको तुमको जोड़ना ही, मतलब उसको स्टॉप करना बड़ा मुश्किल है। और इधर सोलर पावर और विंड पावर को लेकर बड़ा दिक्कत है, इसको जोड़ना पड़ेगा तुमको। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगा उतना ही पावर ग्रिड में हमारा पावर जुड़ पाएगा, ठीक है। वही सब चीज़ दिया गया है, पढ़ लेना वहाँ पे देखो। मेकिंग दिस टू फ्लेक्सिबल इन, ये बहुत बड़ा रियल प्रॉब्लम है, कोल बेस्ड और न्यूक्लियर पावर प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाना। समझ गए, फ्लेक्सिबल मतलब जोड़ना, वो जोड़ना और कट करना। फ्लेक्सिबल मतलब दोनों हो सकता है, जोड़ना और कट करना, समझ गए। यहाँ पे देखो सोलर पावर और विंड पावर में क्या दिया गया है, द पावर जनरेशन इंटरमीडिएट, यानी कि कभी कभी पावर जनरेशन होता है, दिन में होगा सोलर एनर्जी, रात को सोलर एनर्जी नहीं होगा। विंड एनर्जी जब होगा तब होगा, कब होगा विंड एनर्जी, जब विंड बहेगा। तो इसलिए जो पावर जनरेशन है वो इंटरमीडिएट है, बट वी हैव टू टेक केयर इंटायर पावर, मतलब जो भी पावर जनरेट हुआ उसको ग्रिड में जाकर कनेक्ट करना होगा, नहीं कनेक्ट करोगे जो भी बना वो बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। गैस बेस्ड और स्टोरेज हाइड्रो, देखो ये बहुत फ्लेक्सिबल है, इसको तुम आराम से इंटीग्रेटेड कर सकते हो, जोड़ सकते हो, हटा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए गैस बेस्ड और स्टोरेज हाइड्रो की तरह सबका। तो वही चीज़ तुम्हारा सेकंड में दिया गया, ऊपर देख सकते हो कि हमारे कंट्री में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, ग्रिड में, ठीक है। जब जब जरूरत पड़ता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री के लिए। एक देखो तुम्हारा प्लांट लोड फैक्टर बहुत कम है, इसी वजह से कोल बेस्ड पावर प्लांट, यानी कि बताओ है ना 50% का एफिशिएंसी से तुम काम कर रहे हो, कितना कम हुआ। दूसरा ये है कि अभी देखो सभी कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो डिमांड भी उतना नहीं है। सरकार कोशिश करती है कि रिन्यूएबल एनर्जी से बढ़ा दिया जाए, तो डिमांड भी उतना नहीं है, समझ गए ना। और एक चैलेंज क्या है सोलर और विंड का, जो जानते हो सोलर और विंड का क्या है कि तुम उसको स्टोर ही नहीं कर सकते हो, कि और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है उतना तगड़ा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, समझ गए ना स्टूडेंट, ये सब प्रॉब्लम है। आगे देख सकते हो नेशनल गैस ग्रिड। नेशनल गैस ग्रिड का मतलब क्या हुआ कि पाइपलाइन जोड़ देना, ठीक है, गैस का, ठीक है, गैस का पाइपलाइन। देखते हो ना जैसे ऊर्जा गंगा बना था कि नहीं बना था हमारे लिए। तो ये देखो इसमें क्या कर रहे थे कि नेशन वाइड गैस ग्रिड जोड़ना। जैसे अभी पेट्रोल गैस खरीदते हो 60 रुपया 600 700 800 में खरीदते हो ना, इसमें क्या पाइपलाइन जोड़ देना। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड बनाया, इसने हैज़ ऑथराइज अप्रॉक्सीमेटली 33,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन। एक नेटवर्क बैठाया गया था तुम्हारा कंट्री में, कब 31 तारीख 3 महीना 2021 को, एक बहुत बड़ा पाइपलाइन। किसने ऑथराइज किया तुम्हारा, ये PNGRB ने, ठीक है। इसका काम यह है कि जितना भी डिमांड है, जो सप्लाई सेंटर है, सब कनेक्ट करना भारत में, जो बेस्ट सप्लाई सेंटर है,
तो नेशनल गैस ग्रिड वुड कनेक्ट ऑल मेजर डिमांड एंड सप्लाई सेंटर इन इंडिया। समझ गए ना? इससे क्या हुआ कि नेचुरल गैस इजीली मिल जाएगा सभी रीजन्स में, जिसको जिसको कनेक्ट करेगा तुम्हारा ये पाइपलाइन। एंड इससे क्या हुआ कि यूनिफॉर्म इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस हुआ, क्योंकि बहुत जरूरी है, गैस रहेगा तभी आदमी आगे बढ़ पाएगा, है ना, खाना बनाने के लिए। तो देखो, इन ऑर्डर टू डेवलप द नेशनल गैस ग्रिड द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ डिसीजन टू प्रोवाइड, और गवर्नमेंट ने क्या क्या देखो कैपिटल ग्रांट भी दिया था तुम्हारा लगभग 5,000 करोड़ का अंडर प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना था ना 2016 में। इसमें देखो कितना लंबा नेटवर्क था ये, जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, दामड़ा गैस पाइपलाइन बनाया गया था, जिसमें 50 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। बताए थे ना ज्योग्राफी में ये सभी चीज़। तो ये पाइपलाइन था कि सभी जितने भी गैसेस है, नेचुरल गैस, सब पहुंच जाए घर में, और जो मेजर सिटी सेंटर है सबको मिले। अब मिलेगा, जितना मिलेगा उतना ही सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उतना ही इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके लिए भारत सरकार ने लगभग 5,000 करोड़ का राशि दिया था, 2016 का बात है ये, समझा। और ये भी अंडर द प्रोसेस ही है, अभी भी चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग 250 मिलियन स्मार्ट मीटर का बात किया, क्योंकि स्मार्ट मीटर बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्कॉम को जो नुकसान हो रहा है वो कैसे भरपाई होगा, स्मार्ट मीटर से। ठीक है, और नेट मीटरिंग से। नेट मीटरिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लो कि हमारा छत है, हमारा छत में यदि हम सोलर प्रोजेक्ट रखते हैं और वहाँ से बिजली क्रिएट हो जाएगा ना, जब बिजली क्रिएट होगा तो हम कितना बिजली क्रिएट कर रहे हैं और बिजली खपत कितना कर रहे हैं। यदि ज़्यादा कर रहे हैं तो माइनस करके उतना पैसा देंगे बस, क्योंकि हम तो क्रिएट भी तो कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग का बहुत बड़ा समस्या है इंडिया में। बात समझ में आ रहा है? नेट मीटरिंग है ये। तो स्मार्ट मीटर का काम क्या है? स्मार्ट मीटर मतलब बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये ऐसा बाय, यानी कि आपको सब कुछ पता रहेगा, आपको भी पता रहेगा और जो डिस्कम जो कनेक्टेड है आपसे, है ना, उसको भी पता रहेगा। और आप क्या कर सकते हो कि कौन सा समय में तुम यूज़ किया है, हाँ 2 बजे कितना तुम्हारा बिजली खपत हुआ है, वो भी पता चल जाएगा तुमको, एवरीथिंग। इसलिए बाय डायरेक्शनल, उसको भी पता रहेगा, तुमको भी पता रहेगा। तो ये स्मार्ट मीटर में तुम्हारा बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। और नेट मीटरिंग बता चुका हूँ मैं। नेट मीटरिंग का मतलब कि यदि तुम्हारे घर में यदि सोलर प्रोजेक्ट हो सकता है तो तुम बिजली उत्पाद कर रहे हो, है ना, अब फिर तुम रात को यूज़ करोगे, दिन में यूज़ करोगे, हो सकता है कि तुम 100 यूनिट बिजली उत्पाद कर रहे हो, मगर तुम 200 यूनिट यूज़ कर रहे हो, तो कितना नेट कितना हुआ? 100 यूनिट का ही पैसा दोगे तुम। दैट्स कॉल्ड नेट मीटरिंग। समझ गया ना? अब देखो स्मार्ट मीटर में क्या है, स्मार्ट मीटर में पूरा चांस है, प्रीपेड या पोस्टपेड कर सकते हो, पहले भी पेमेंट कर सकते हो, बाद में पेमेंट कर सकते हो। हाँ, टाइम ऑफ टैरिफ फीचर्स भी है उसमें। टाइम ऑफ टैरिफ का मतलब क्या है, तो दिन के टाइम में सबको बिजली चाहिए होता है, जिस टाइम में ज़रा बिजली चाहिए होता है उस समय ज़रा टैक्स लगाओ, उस समय कहो कि 1 यूनिट का 10 रुपया लगेगा। और रात समझ गए ना, और सुबह मान लो कि बिजली आदमी कम यूज़ करता है, ट्रैफिक कम है, तो उस समय बोलो कि 10 रुपया नहीं 5 रुपया लगेगा। तो इस तरह होना चाहिए कि दिन के अलग अलग आवर्स में अलग अलग टैरिफ। ठीक है, तो यही है तुम्हारा टाइम ऑफ डे टैरिफ फीचर्स। स्मार्ट मीटर से देखो, स्मार्ट मीटर रहेगा तो डिस्कॉम को अनडाउटली बहुत फायदा होगा, क्योंकि डिस्कॉम जो घाटा में चल रहा है ना, उसको लगभग तुम्हारा आधा रुपया का जो नुकसान हो रहा है पर यूनिट, वो हो सकता है ठीक हो जाए। तो बेनिफिट क्या होगा? देखो जितना भी डिस्कम का किसका काम है, EESL का है, पहले ही बता चुके, ऊपर देखो ना EESL का है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो EESL का जो नेशनल स्मार्ट मीटर प्रोग्राम है, इसमें कहा था कि बहुत बेनिफिट है। क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट? जो भी लॉस हो रहा था 80 एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस हो रहा था ना 20% इसका, वो घट जाएगा तुम्हारा, है ना। उसमें तुम्हारा 11 से लेकर 36% रिडक्शन हो सकता है। 11% तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो सकता है बिल एफिशिएंसी का। देखो बिल एफिशिएंसी क्या होता है कि तुम यूज़ कर रहा है 300 रुपये वाला बिल और दे रहे हो 100 रुपया, है ना। पहले ऐसा ही था, पहले एक घर में मान लो कि 5,000 का खपत होता था तो आदमी 500 देता था। ये करेक्ट बात है। अभी जो भी हम लोग को बुरा लगता है, पैसा बहुत लेता है, हकीकत में शुरू से होना चाहिए था, तब तक इम्यून हो जाते हैं हम लोग। पहले कि क्या था कि इतना यूनिट यूज़ कर रहे हो, दे रहे हो 200 रुपया, तो तुमको नहीं बुझाता था उतना। तो यही जो बिल एफिशिएंसी, ये भी इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो तो चैलेंजेस क्या है इसको लेकर। सबसे बड़ा चैलेंजेस है कंज्यूमर सेंट्रिक फ्यूचर्स। इसमें जो भी होना चाहिए कंज्यूमर से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि कंज्यूमर को फायदा हो इस चीज़ का। यदि कंज्यूमर खुशी नहीं है तो फिर काहे कंज्यूमर स्मार्ट मीटर यूज़ करेगा फिर। तो नंबर 1 क्या है कि डिसकनेक्शन ऑफ पावर, यानी कि ऐसा है कि अब प्रीपेड में क्या होता है कि तुम 500 रुपये दिया, है ना, 5 दिन बिजली चला। अब मान लो कि जिस दिन पैसा खत्म हुआ तुम्हारा बिजली अचानक कट जाएगा, तो अच्छा लगेगा लोग को। उसको फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए कि ठीक है नेगेटिव में भी जाएगा तो पैसा बाद में पेमेंट करेगा वो। तो इस तरह का कंज्यूमर सेंट्रिक फीचर्स होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, वही लिखा गया है, डिसकनेक्शन ऑफ पावर कनेक्शन शुड नॉट बी ऑटोमेटिक। अपने आप नहीं हो जाना चाहिए कि प्रीपेड मीटर में 500 रुपये था 5 ही दिन के लिए, तो ख़त्म हो गया तो ख़त्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए उसको, कंज्यूमर को। ठीक है, और बेटर, इससे क्या है कि कंज्यूमर को अच्छा लगेगा, चलो भाई नेगेटिव में भी आ गया तो बिजली नहीं कटा है। दूसरा देखो प्राइवेसी। प्राइवेसी बहुत बड़ा मैटर है। क्यों? अब एक घर में किसी का रेफ्रिजरेटर है ना, किसी का AC है, दुनिया भर का चीज़ है, तो डिस्कम को सब पता है कि किसी घर में क्या क्या है।
है ना। तो एक तरह अब वो यदि रिवील कर दे तो हो सकता है नेगेटिव असर पड़ जाए, तो इसलिए प्राइवेसी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया देखो कि हाई रेजोल्यूशन स्मार्ट मीटर थ्रू एनालिसिस और इंटरफेरेंस पोटेंशियल है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है कंज्यूमर का, कंज्यूमर क्या क्या यूज़ कर रहा है, अप्लायंस क्या क्या यूज़ कर रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए क्या यूज़ कर रहा है घर में, सब कुछ। तो ये सब पूरा ख्याल रखना चाहिए, समझ गए, ये पूरी तरीके से ख्याल रखना चाहिए स्मार्ट मीटर को, ठीक है, वहाँ पे ध्यान दो। थर्ड तुम्हारा राइट टू बी कंज्यूमर्स, व्हेन द कंज्यूमर इज गोइंग फॉर ए स्मार्ट मीटर दे शुड बी सी सम टेंजिबल बेनिफिट। सही बात है ना, यदि कंज्यूमर बोलेगा कि स्मार्ट मीटर हमको चाहिए तो उसको टेंजिबल बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो वी शुड थिंक ऑफ अबाउट द ऑटोमेटिक कंपनसेशन। यदि मान लो कि गलत तरीके से उसको कुछ कर दिया गया, मतलब फॉल्टी कुछ कर दिया गया, तो उसको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, है ना। मतलब मान लो कि उसके ऊपर बिजली का दाम बहुत ज़्यादा लगा, किसी कारण बस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तुमने चार्ज लगा दिया, तो उसके लिए डिस्कम को अलग से कंपनसेशन भी देना चाहिए कि भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ था, ये तुम ले लो। तो ये बोला वी शुड थिंक अबाउट द ऑटोमेटिक कंपनसेशन फॉर पावर आउटेज। आप जैसे एग्जांपल देखो, बिजली मिलना चाहिए था उसको, दिन भर मिलना चाहिए था, बिजली अचानक काट दिया, काट के दूसरी जगह पर पहुँचा दिए, तो भाई उसका तो नुकसान हुआ। उसका बिजली होता तो वो कितना काम करता, ऑनलाइन क्लास लेता, ये करता वो करता, तो उसका ये हो सकता है कि डॉक्टर का क्लिनिक होता, उसको बिजली नहीं पहुंचा, उसको नुकसान हो गया, तो दो भरो उसको बैठ के। तो ऐसा करोगे तब ना जाके कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आएगा कंज्यूमर के अंदर, और कंज्यूमर कोशिश करेगा ठीक है अच्छा हम आपके साथ हैं। तो एश्योरेंस ऑफ स्टडी सप्लाई एंड कंपनसेशन फॉर आउटरीच इज वन गुड वे टू गेट कंज्यूमर बाय इन फॉर स्मार्ट मीटरिंग। यदि स्मार्ट मीटरिंग के लिए आप कंज्यूमर कहो कि हाँ आपको सप्लाई मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, और कोई तरह का दिक्कत हुआ तो हम कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं, यदि इस तरह का कॉन्फिडेंस लेके आते हो तब स्मार्ट मीटर लोग अपनाएंगे। या फिर ऐसे लाद दोगे, ज़बरदस्ती दे दोगे तो काम चलने वाला नहीं है। और एट द सेम टाइम जो ट्रांसफार्मर लगता है हम लोग का, तो ट्रांसफार्मर में भी तुम्हारा टेक्नोलॉजी चेंज होना चाहिए, क्योंकि अभी का जो ट्रांसफार्मर है बहुत आदम जमाना का ट्रांसफार्मर सब है, उसमें भी चेंजेस आना चाहिए। दैट्स इट।